नमस्कार। आज हम हमारा तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है परमाणु और अणु। आपने छोटी क्लासों से पढ़ा है, परमाणु की संरचना पढ़ी है कि परमाणु क्या होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। आपने डायग्राम भी बनाया है इसका। तो परमाणु की जो खोज है वो किस प्रकार से हुई, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपनी अवधारणा दी यानी परिभाषा दी, इनके बारे में किसका क्या मत था, पहले उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम परमाणु की स्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे, परमाणु और अणु क्या है। ठीक है, परमाणु अणु की अगर बात करते हैं परमाणु की, तो हम पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन जागता है कि परमाणु है क्या। तो आपके कोर्स में 3 वैज्ञानिक हैं, महर्षि कणाद हैं, पगुदा कात्याम हैं और डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस हैं। 3 वैज्ञानिक हैं, तीनों ने अपने अपनी परिभाषा दी हैं और इसी रूप में ये पूछी जाती है और इसी रूप में याद करनी होती है। सबसे पहले महर्षि कणाद नामक वैज्ञानिक हैं, इसने यह कहा था कि परमाणु जो होता है, यदि हम द्रव्य मतलब कोई पदार्थ हो सकता है, या द्रव्य लिक्विड की बात नहीं हो रही है, मैटर की बात हो रही है, यानी करना द्रव्य, ये मैटर की बात हो रही है। यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, अगर हम पदार्थ को तोड़ते जाएं, मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है, ठोस, द्रव्य, गैस, कैसा भी पदार्थ हो सकता है, विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। यदि हम किसी द्रव्य, कोई मैटर हैं, उस मैटर को अगर विभाजित यानी तोड़ते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। उसके तो हम किसी चीज़ तोड़ेंगे तो क्या होगा, छोटे कण प्राप्त होना है। अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब प्राप्त कण को पुनः नहीं तोड़ा जा सकता या पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी भी पदार्थ को, किसी भी द्रव्य को अगर हम तोड़ते जाएं तो अगर तो उसके भाग करते रहेंगे, अगर उसको हम तोड़ के भाग करते रहेंगे तो अंत में आपके पास एक ऐसी कंडीशन होगी जब वो उस कण को वापस आप तोड़ नहीं सकते। किसी भी विधि से, भौतिक हो चाहे रासायनिक विधि हो, किसी भी विधि से उनको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। और वो जो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है, अविभाज्य जिसको हम तोड़ नहीं सकते, वो सबसे छोटा सूक्ष्मतम अविभाज्य जो कण होता है, वो उस कण को परमाणु कहा। किसने कहा? महर्षि कणाद ने कहा। ध्यान करना, सबसे पहले महर्षि कणाद ने परिभाषा यही दी थी कि कोई भी द्रव्य होता है, कोई भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ को हम छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, तोड़ते जाएंगे तो अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी जब इसको हम विभाजित नहीं कर सकते, और इसी अविभाज्य कण को परमाणु कहा। उसके बाद पगुदा कात्याम नामक वैज्ञानिक था। ये वैज्ञानिक जब आया तो सबसे पहले इस जो ऊपर वाला जो मत दिया गया था, इस मत का उसने विस्तार से अध्ययन किया और विस्तार से इसको समझे। उसने कहा था कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। कण कहते हैं जुड़े हुए पाए जाते हैं, संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो द्रव्यों को भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। भिन्न भिन्न मतलब हो सकता है कोई ठोस हो सकता है, कोई द्रव्य हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, अलग अलग आकार हो सकता है, जो इनको भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। ये कहता है कि जो कण होते हैं, सूक्ष्मतम जो कण होते हैं, वो एकदम संयुक्त रूप से जुड़े हुए पाए जाते हैं, जो द्रव्यों को भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। ये किसने कहा था? पगुदा कात्याम। इसका ये याद रखना है, कण जो होता है भिन्न भिन्न रूप होते हैं और भिन्न भिन्न रूप जो रूप प्रदान इनको जो करते हैं। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था डेमोक्रिटस ल्यूसिपस। 2 वैज्ञानिक थे, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस थे। इन्होंने इस परमाणु के बारे में क्या धारणा दी? उन्होंने ये कहा था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, मतलब वापस वही पदार्थ को, ऊपर वाली बात ही है, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, और इन्हीं अविभाज्य कण को क्या कहा? परमाणु का। ये जो डेमोक्रिटस ल्यूसिपस है, उन्होंने भी जिस महर्षि कणाद की परिभाषा थी इसी से मिलती जुलती इन्होंने भी परिभाषा दी कि यदि हम इसको विभाजित करते जाएंगे तो विभाजित करने से एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, और उस अविभाज्य कण को क्या कहा? अविभाज्य कण को उन्होंने परमाणु कहा। ध्यान रखना ये चीज़। तो ये तीनों परिभाषाएं, तीनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं। उसके बाद में इस परमाणु के बारे में आगे मतलब 2 वैज्ञानिक आए थे, लवाजी और प्राउस्ट वैज्ञानिक आए थे। इन वैज्ञानिकों ने 2 सिद्धांत दिए थे, 2 नियम दिए थे। 2 वैज्ञानिक थे, लवाजी और प्राउस्ट वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने 2 नियम दिए। इन दोनों नियमों का अभी हम अध्ययन करेंगे। लवाजी और प्राउस्ट जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो नियम दिए थे उस नियम को कहा रासायनिक संयोजन का नियम। इंपॉर्टेंट सवाल है, रासायनिक संयोजन का नियम। 2 वैज्ञानिक थे, लवाजी और प्राउस्ट। इन दोनों वैज्ञानिकों ने नियम दिए। पहला जो नियम था वो उसको नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा गया, और दूसरा जो नियम था उसे स्थिर अनुपात का नियम कहा गया। ध्यान करना,
पहला जो नियम था वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा गया, दूसरा जो नियम था वो स्थिर अनुपात का नियम कहा गया। नियम ये कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मान लीजिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया से मतलब होता है कि कोई दो पदार्थ मिलकर जैसे ए और बी मिला है तो तीसरा नए पदार्थ का निर्माण करता है, वो कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। कोई भी दो पदार्थ मिलते हैं, दो पदार्थ मिलकर तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो होता है इनका भार होता है, द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही विनाश, इसको न तो उनसे द्रव्यमान उत्पन्न होता है या ज़्यादा होता है, नहीं उनको नष्ट होता है। कैसे? थोड़ा सा समझने के लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये मान लीजिए क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, बड़ी ही आसान अभिक्रिया ली है मैंने यहाँ पे। H2 + Cl2 मिलकर HCl का निर्माण करते हैं। सबसे पहला काम होता है कि ये संतुलित यानी इनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो आगे इसके 2 लगते ही 2HCl हो जाता है। तो ये जो कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न सर्जन होता है, नहीं, ये रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और जिनसे जो निर्माण होता है वो उत्पाद कहलाते हैं। ध्यान करना। अब किस प्रकार कह सकते हैं? जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। और हाइड्रोजन जो होता है उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ये ध्यान करना। इसी प्रकार हम यहाँ क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के भी कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 35.5 होती है। ध्यान करना। इसकी अगर बात करते हैं 2 × 1 2 होता है, प्लस ये होता है आपके 71 होता है। टोटल कितने हो गए? 73। यानी जो अभिकारक हैं, अभिकारक का कुल द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 73 होगी, 73 होगी। ये अभिक्रिया यही कहती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन हो किया जा सकता है, नहीं विनाश, यानी इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होनी चाहिए? 73 होनी चाहिए। देखिए, अगर हम HCl की बात करते हैं, 2HCl की अगर बात की जाती है तो 2 बार कॉमन आ गया, H और Cl ये अंदर हैं, यानी 2 H के कितने यहाँ पे 1 हैं, 1 हो गया, और ये द्रव्यमान संख्या 1। इसी प्रकार से यहाँ पे आपके ये Cl का कितना हो गया? 35.5, ये Cl हो गया, और ये कोष्टक बंद। कितने हो गए? देखिए 2 हैं, ये 35.5 और ये कितने हो गए? 36.5, ये हो गए। और 36.5 जो होते हैं इससे इसको गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? देखिए 36.5 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से करना है। 0, 12 1 3 13 और 73, कितना आ गए टोटल? ये 73। ये देखिए, ये आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से किस प्रकार से द्रव्यमान संख्या निकालते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अभिकारक कितने थे? 73 ग्राम। कितने थे? 73 थे। और इसकी जो उत्पाद हो वो कितना आ गए? 73 आ गए। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये तो द्रव्यमान का सर्जन हुआ है, नहीं क्या हुआ है? विनाश हुआ है। इस प्रकार के नियम को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। ध्यान करना। अगला हम देखते हैं दूसरा नियम जो कहता है वो नियम है आपके स्थिर अनुपात का नियम। किसका नियम है? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी यौगिक में, कोई यौगिक हो सकता है, कोई भी यौगिक, जैसे जल है तो एक जल यौगिक है, जैसे अमोनिया है तो अमोनिया यौगिक है। कोई भी यौगिक होता है उसमें तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। यहाँ भी द्रव्यमान की बात हो रही है, बट ये कह रहा है निश्चित द्रव्यमान, यानी जल होगा तो H2 होगा, H3O नहीं होगा, और खाली जल का सूत्र कभी भी H3O नहीं होगा, कभी भी HO नहीं होगा। ध्यान करना। यानी उसका अनुपात निश्चित होता है। उनका अनुपात क्या होता है? निश्चित अनुपात के द्रव्यमान में ही विद्यमान रहते हैं। किस प्रकार रहते हैं? जैसे हम जल की द्रव्यमान संख्या की बात की जाए यहाँ पे, तो जल की द्रव्यमान संख्या देते कितनी हो सकती है? तो जल के देखो परमाणु कितने हैं? 2 हैं। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1 है। अनुपात ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। ठीक है। अनुपात कितना है यहाँ पे? ऑक्सीजन का 8 है। कितना है? 8 कह सकते हैं। और इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है
वो कितनी है इसकी, ऑक्सीजन की सॉरी कितनी है, ऑक्सीजन की होती है 16, कितनी होती है 16 होती है। द्रव्यमान कितनी होती है ऑक्सीजन की 16 होती है, ध्यान करना। कितने आ गए 2 × 1 2 हो गए, 1 × 16 16 हो गए, 2:16। इसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं 1:8। 1 क्या कह सकते हैं 8 कह सकते हैं। यानी ये कहा जाता है जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा कितना होगा 1:8, यानी निश्चित द्रव्यमान के अनुपात विद्यमान रहते हैं। अगर अमोनिया की बात करते हैं, NH3 की बात करते हैं यहाँ पे मान लीजिए, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 14 होती है, कितनी होती है 14 होती है। अनुपात हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं यहाँ पे 3 है, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 1 होती है, यानी ये होगी 14:3। अगर अमोनिया की बात करते हैं तो द्रव्यमान संख्या 14:3, यानी ये इनका अनुपात होता है वो हमेशा ही क्या होता है निश्चित होता है। किसी यौगिक में सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में तत्व क्या रहते हैं, यौगिक क्या रहते हैं, यौगिकों में तत्व विद्यमान रहते हैं। तो ये 2 नियम हैं, 2 नियमों के इस प्रकार से उदाहरण है आपके। तो इन नियमों को इम्पोर्टेंट हैं नियम, इनको इस प्रकार से आप याद करना और थोड़ा सा समझना। अगले हम बात करते हैं इसी परमाणु के बारे में। तो एक जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक था। इस जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने अपना एक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को परमाणु सिद्धांत कहा गया था। उस परमाणु सिद्धांत के ये जो अभी तीनों परिभाषा थी, इन परिभाषा से रिलेटेड ही इन 3 उसके कुछ बिंदु हैं। अगला जो है वो परमाणु सिद्धांत है। मैंने बताया था एक जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक था। इस वैज्ञानिक ने सन 1808 में परमाणु का सिद्धांत दिया था। इन्होंने परमाणु के बारे में क्या क्या बातें कही। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि सभी द्रव्य जो मैटर हैं परमाणुओं से निर्मित होते हैं। कोई भी वस्तु बनी होती है वो परमाणुओं से बनी होती है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो नई पदार्थ बनाते हैं उसमें वो सभी परमाणु क्या लेते हैं भाग लेते हैं। उन्होंने पहली बात अपनी ये रखी थी। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा कण है वो अविभाज्य है, टूट नहीं सकता है। वो रासायनिक अभिक्रिया में नहीं तो इसका सर्जन होता है, नहीं तो उत्पन्न होता है, नहीं इसका क्या होता है विनाश होता है। ऊपर वाले जो नियम थे उन्होंने उन नियमों का अध्ययन करके उनकी बातें ली थी कि परमाणु होता है अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में नहीं तो इनका सर्जन किया जा सकता है, नहीं इनका विनाश। तीसरी बात उन्होंने लिखी थी कि भिन्न भिन्न तत्व जो अलग अलग तत्व होते हैं उन्हें परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। भाई किसी में मान लीजिए हमने अभी बात की थी कि जैसे मान जल है तो जल में हाइड्रोजन 2 हैं, अमोनिया है तो अमोनिया में हाइड्रोजन 3 हैं। तो भिन्न भिन्न तत्व जो होते हैं परमाणुओं के जो द्रव्यमान होगा वो भिन्न भिन्न होगा। जल में 2 होगा तो उस हाइड्रोजन में कितना, अमोनिया में कितना होगा 3 हो जाएगा। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं उनके भिन्न भिन्न होते हैं, ध्यान करना। दूसरा ये कहा था कि जो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं वो छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। जो तत्व जो बनते हैं, नए पदार्थ जो बनते हैं उनमें से जो परमाणु मिलकर अनुपात इनका क्या होता है निश्चित होता है। और किसका निर्माण करते हैं यौगिक का। यौगिक में हमने परिभाषा पहले पढ़ी है, यौगिक में कोई भी 2 तत्व मिलेंगे, 2 भी कोई परमाणु मिलेंगे, उनका अनुपात क्या होगा निश्चित होगा। किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होते हैं। जो कोई भी यौगिक होगा उनकी जो परमाणु की जो संख्या होगी वो हमेशा उनके जो प्रकार होंगे वो क्या होंगे निश्चित होंगे। तो ये जो अवधारणा थी जो हमारे आई है अवधारणा, ये परमाणु के बारे में है। उन्होंने पहले हमने विचारधारा रखी थी कि परमाणु क्या है। जो आपके 2 नियम आए वो नियम इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम पढ़ेंगे अब परमाणु की संरचना, अणु, इनमें क्या अंतर होता है, किस प्रकार से परमाणु होते हैं, प्रकृति में किस प्रकार से विद्यमान रहते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे।